अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वीक 5 के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर 5, ये स्कैनिंग पार्ट 2 है, जिसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर लास्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करते थे एनएफए के अंदर। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, उसके बाद हमने एनएफए को कन्वर्ट किया था डीएफए के अंदर और फिर डीएफए को मिनिमाइज किया था। ये हमने 4 स्टेप्स फॉर्म किए थे। सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाए, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट किया, फिर एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया और फिर डीएफए को मिनिमाइज किया। इसकी मैंने एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करवाई थी। ये हमारे पास जो था फाइनल आउटपुट आई थी, जिसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड डीएफए आ गई थी। ऑप्टिमाइज्ड डीएफए, मिनिमाइज्ड डीएफए भी कह सकते हैं। मिनिमाइज्ड डीएफए आ गई थी जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी ए इंटू बी इंटू सी का स्टेरिक। लेकिन अब हमने इसके साथ इस सी को भी ऐड करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसका जो रेगुलर सेट बन सकते हैं पॉसिबल, वो ये बन सकते हैं। इसके जो पॉसिबल रेगुलर सेट्स बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं। ठीक है, देखिए S1 से स्टार्ट होगा, ए इनपुट करा सकते हैं या बी इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, यानी सी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट किया, सी के बाद ए इनपुट कराएं या फिर बी इनपुट कराएं। ए इनपुट कराएंगे तो इधर चले जाएंगे, बी इनपुट कराएंगे तो इधर चले जाएंगे। ठीक है, देन फिर साथ सी कनकैट कराया और फिर इनका क्या किया, होल स्टेरिक लगा दिया। तो ये आपके पास जो था ये एक मिनिमाइज्ड डीएफए बन गई किस चीज की, सी इंटू ए और बी इंटू सी और इनका होल स्टेरिक। ठीक है, यानी कि आप सिंपल सी को इनपुट करा के भी स्टार्ट से फाइनल पे जा सकते हैं। सिंपल सी को सी वन टाइम भी आ सकता है, सी ए सी भी आ सकता है, सी बी सी भी आ सकता है। यानी कि जब भी आपकी ग्रामर जो है इस तरह की होगी कि उसके स्टार्ट में भी सी होगा और उसके एंड में भी सी होगा। ठीक है, सी वन टाइम भी आ सकता है, सी आपका जो है 2 टाइम भी आ सकता है, 3 टाइम भी आ सकता है, 4 टाइम भी आ सकता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ग्रामर जो है आपकी टर्मिनेट होगी तो टर्मिनेशन पॉइंट जो है वो कहाँ पर होगा, वो आपका टर्मिनेशन पॉइंट सी पर ही होगा। ठीक है, और स्टार्ट भी आपका सी से ही होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, इस एग्जांपल को लेकर आगे चलते हैं कि अब हमने डीएफए बना लिया। अब डीएफए को मैंने आपको बताया था कि हम फर्दर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। डीएफए को हम फर्दर इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी ये जो डायग्राम आई है इस डायग्राम को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कोड के अंदर। तो हाउ डू वी टेक आवर मिनिमाइज डीएफए एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट अ स्कैनर, कैसे करेंगे? आफ्टर ऑल फाइनाइट ऑटोमेटा आर आइडियलाइज्ड मशीन्स, वी डिड नॉट एक्चुअली बिल्ड अ फिजिकल रिकॉग्नाइजर येट। ठीक है, अभी तक हमने कोई फिजिकल रिकॉग्नाइजर बिल्ड नहीं किया। वी हैव टू ऑप्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर 1, रिप्रेजेंट द डीएफए यूजिंग गो टू एंड केस स्विच स्टेटमेंट्स। कि एक तो हम जो है वो गो टू या स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं डीएफए को इंप्लीमेंट कराने के लिए, और इसको हम कहते हैं हैंड रिटन स्कैनर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हैंड रिटन स्कैनर। उसके बाद यूज अ टेबल। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, एक तरीका ये हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है कि हम एक टेबल बना दें, हम एक टेबल बना दें, यूज अ टेबल टू रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस। कि उसके अंदर हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं उनको मेंशन कर दिया जाए और उनकी जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकती हैं जिस इनपुट को लेकर, वो उस टेबल के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होगा ड्राइवर प्रोग्राम। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइवर प्रोग्राम। सिंपली उसके अंदर जो है इंडेक्सेस यूज किए जा रहे होंगे, वो हमारा ऑटो जनरेटेड होगा। ठीक है, हमें बार बार स्विच स्टेटमेंट या गो टू यूज नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि हमारा एक ऑटोमेटेड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, एक ड्राइवर प्रोग्राम बन जाएगा। ड्राइवर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो टेबल के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी कि जब भी ये स्टेट होगी तो ये स्टेट से इस स्टेट तक जाने के लिए ये इनपुट यूज होगी। ठीक है,
द स्कैनर जनरेटेड लेक्स क्रिएट अ टेबल, जो हम लेक्स को इंप्लीमेंट करते हैं ना, उस लेक्स के अंदर टेबल यूज किया जाता है। सम अदर स्कैनर जनरेटर क्रिएट ओनली द टेबल फॉर यूज बाय द हैंड रिडन ड्राइवर, कि कुछ जो हैं आपके पास जो स्कैनर्स होते हैं उनके अंदर भी टेबल यूज किया जाता है, लेकिन साथ उसके जो है मैनुअल कोडिंग भी की जाती है। ठीक है, मैनुअल कोडिंग भी की जाती है, सारी की सारी कोडिंग जो है आपकी वो ऑटोमेटेड नहीं होती, बल्कि उसके अंदर मैनुअल कोडिंग भी शामिल होती है। अब देखना ये है कि ये जो दो तरीके मैं बता रहा हूं आपको, नंबर वन हैंड रिटन स्कैनर, नंबर टू आपके पास टेबल ड्रिवन अप्रोच, तो ये दोनों को हमने इम्प्लीमेंट करना है। नंबर वन को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मिनिमाइज जीएफए आ गया। ठीक है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है कोड के अंदर। अब देखो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है जी S1 से, स्टार्ट हो रहा है S1 से। S1 हमारे पास एक स्टेट है। ठीक है, स्टेट्स मेंशन करनी है आपने इसके अंदर। स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट आपकी S1 है। ठीक है, इट मीन्स कि आपकी जो स्टार्ट स्टेट है उसको आपने इस तरीके से लिखना है, स्टेट इज इक्वल टू S1। आवर सूडो कोड केस स्टेटमेंट डज नॉट फीचर फॉल थ्रू, रेदर एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज एट द एंड ऑफ द केस स्टेटमेंट। यहाँ से आपकी सारी की सारी एग्जीक्यूशन आपको समझ नहीं आएगी जब तक कि आप उसकी की पूरी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपकी स्टार्ट स्टेट कौन सी होगी, S1। S1 पे जाके आपने क्या करना है, एक लूप लगेगा। S1 पे जाके एक लूप लगेगा। वो लूप क्या करेगा, वो लूप क्या करेगा, वो लूप ये करेगा कि लूप में सबसे पहले केस स्टेट आएगी कौन सी, S1 की। ठीक है, अब ये लूप देखो S1 से शुरू होगा और फिर ये S2 भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी जितनी भी आपके पास स्टेट्स होंगी आपकी डायग्राम के अंदर, उनको आपने स्टेट्स मेंशन कर देना है, डिक्लेयर कर देना है, डिक्लेयर कर देना है कि ये सारी की सारी मेरे पास स्टेट्स हैं। अब बताने की जरूरत ये है कि हर स्टेट के ऊपर टास्क क्या परफॉर्म होगा। अब मैं कहता हूँ ये S1 है मेरे पास, फॉर एग्जांपल केस स्टेट आ गई कि इनपुट हमें मिल गई स्टेट S1 की, तो अब S1 के ऊपर क्या होगा, S1 के ऊपर जो भी करेक्टर आएगा केस का, वो क्या किया जाएगा, वो मैच किया जाएगा। फॉर एग्जांपल C आया, हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, C इंटू A और B और इंटू C का होल स्टेरिक, ये प्रॉब्लम थी हमारे पास। तो अब सबसे पहले हमने C चेक करना है। ठीक है, सी हमें कहाँ लेकर जा रहा है, ये इनपुट देते हैं तो ये इनपुट हमें कहाँ लेकर जाएगी, स्टेट कौन सी स्टेट पर लेकर जाएगी, S2 पर लेकर जाएगी। अगर नहीं लेकर जाएगी तो क्या आएगा, एरर। S1 पे आए थे, S1 पे आके हमने केस मैच किया, जो करेक्टर स्ट्रिंग आई उसमें से C लिया हमने पहला, और अगर C मैच होता था, ठीक है, तो हमें वो C कहाँ लेकर जाएगा, S2 पर लेकर जाएगा। अगर वो C नहीं है तो वो हमें एरर देगा। देखो यहाँ पर एक बात याद रखो कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ये डायग्राम जो है इसके अंदर C से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो डायग्राम बनी है वो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब वो जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनपुट को कंसीडर करना है। तो सबसे पहली इनपुट जो है वो S1 पर रहते हुए क्या दी जा सकती है, वो C दी जा सकती है। ठीक है, अगर C नहीं है तो इट मीन्स कि एरर आना चाहिए। अब C देकर इनपुट हम S2 पर तो चले गए, अब S2 पे जाके क्या होगा, स्टेट S2 करेक्टर आएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, S2 पर हम A भी इनपुट कर सकते हैं और S2 पर हम B भी इनपुट कर सकते हैं। A इनपुट करेंगे तो वो S1 पर ले जाएगा, B इनपुट करेंगे तो भी वो S1 पर ले जाएगा। अगर A और B इनपुट नहीं मिल रही उसे, तो फिर क्या करेगा, वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, एरर जनरेट करेगा। और जब ये लूप आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी ये लूप कंप्लीट होने के बाद वापस ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, ये लूप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आई। स्टार्ट स्टेट आपकी S1 थी, S1 के ऊपर जाके आपने लूप लगाई, लूप आपकी जो है क्या होगी,
कि आपकी लूप में सबसे पहले S1 आ रहा है, S1 पे आप इनपुट C करवा सकते हैं, और अगर आप C इनपुट करवाते हैं तो वो S2 पर ले जाता है। अगर वो C इनपुट नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि एरर दे देगा स्टार्ट में ही। और अगर आप S2 पर पहुंच गए हैं तो S2 पर जाकर आप A इनपुट कर सकते हैं या B इनपुट कर सकते हैं, और दोनों तरीकों से वो आपको S1 पर ले जाएगा। ठीक है, और S1 पर जब वो लेकर जाएगा तो फिर इट मीन्स कि आप वापस यहाँ से यहाँ आ गए। तो आपका टर्मिनेशन भी कहाँ पर हो रहा था? सी के ऊपर हो रहा था। आपका स्टार्ट भी सी के ऊपर हो रहा था और आपकी टर्मिनेशन भी सी पर हो रही थी, क्योंकि इनपुट थी ए। ठीक है, ये हमारे पास ए था और बी था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सी था और इसकी आपके पास क्या थी? स्टेरिक था। ये इनपुट थी। तो स्टार्ट सी पे ही हो रहा है और एंड भी सी पे ही होगा। स्टार्ट भी सी पे होगा और एंड भी आपका सी पर ही होगा। ठीक है जी, चलें आगे। तो ये आपके पास जो था, ये आपको जो मैंने प्रोग्राम बताया कि आपके पास S1 स्टेट थी आपकी, टोकन आपके पास एम्प्टी है, अभी कोई टोकन नहीं आया आपके पास। जब तक C S1 से लेके S2 तक नहीं चला जाएगा तब तक आपके पास एक मीनिंगफुल टोकन नहीं मिलेगा। मीनिंगफुल टोकन कभी भी S1 के ऊपर नहीं मिलेगा, मीनिंगफुल टोकन हमेशा आपको S2 पर मिलेगा। S2 पर क्यों मिल रहा है? क्योंकि S2 हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट है, क्योंकि ये जो S2 है आपके पास ये फाइनल स्टेट है। जब तक आप S2 पर नहीं पहुंचते इट मीन्स कि आपको मीनिंगफुल टोकन नहीं मिला। ठीक है, अब आपके पास केस क्या था? S1 के ऊपर आए, S1 के ऊपर आके आपने ये किया, उसके बाद S2 पर आए, S2 के ऊपर आके आपने ये किया। अब ये क्या है जी? अगर आपको S1 पर आप फिर आप एम्प्टी स्पेस दे देते हैं, ठीक है, ये एम्प्टी आ जाता है, यानी कि एक दो पॉसिबल जो है वो स्ट्रिंग्स के दरमियान में स्पेस आ जाती है, तो इट मीन्स कि आपको एक मीनिंगफुल टोकन मिल जाता है। ये बात लेक्चर 4 के अंदर भी बताई थी कि जब आपको, तब तक आप स्कैनिंग करते रहते हैं जब तक आपको टर्मिनेशन पॉइंट नहीं मिल जाता। टर्मिनेशन पॉइंट मतलब आपके पास कोई स्पेस नहीं आ जाती या फिर आपको कोई मीनिंगफुल टोकन नहीं मिल जाता। तो जैसे ही स्पेस आएगी तो स्पेस को भी आपने एंटरटेन करना है ना। ए और बी तो ले लिया, अब ए और बी हो सकता है सी ए बी आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब आगे क्या चाहिए? आगे भी तो हमें सी चाहिए, हमें तो वापस S2 पर जाना था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि दोबारा हम एम्प्टी देकर S1 पर जा रहे हैं। इफ द न्यू इनपुट करेक्टर इज अ स्पेस देन रिटर्न। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो था ये एक मीनिंगफुल टोकन था। ठीक है, उसके बाद एरर टोकन इज इक्वल टू टोकन प्लस इंट करेक्टर, कि टोकन के अंदर क्या शामिल करते जा रहे हैं? पहले जो टोकन आपने वेरीफाई कर लिए हैं उन टोकन के अंदर जाके ये वाला टोकन प्लस ये करेक्टर भी आपने ऐड करवा देना है, और फिर आपने कहाँ चले जाना है? न्यू करेक्टर रीड करने की तरफ चले जाना है। ठीक है, यानी बताने का मकसद ये था कि जो आपके पास डायग्राम होती है उसमें से चेक किया जाता है कि स्टेट्स कितनी है, उन स्टेट्स के नाम क्या हैं, और हर स्टेट के ऊपर जाके क्या इनपुट करवा सकते हैं, और किस तरफ जाना है? S1 की तरफ जाना है या S2 की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, और फाइनल स्टेट कौन सी थी, फाइनल स्टेट का बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी टर्मिनेशन कहाँ पर होगी। ठीक है, टर्मिनेशन कहाँ पर होगी, किस इनपुट को लेते हुए आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करवाएंगे। अच्छा जी, अब आपके पास कुछ है इसके अंदर इनर केसेस और कुछ है आपके पास आउटर केसेस। आउटर केसेस रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, आउटर केसेस रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, जैसे कि आपके पास क्या है, ये एक आउटर केस है, ये एक आउटर केस है, और ये जो आपके पास इनर केस है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनर केस रिप्रेजेंट कर रहा है आवर ट्रांजिशंस को, कि हमारी कौन कौन सी ट्रांजिशंस हो रही हैं, क्या क्या इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर जो है वो इनपुट आपकी जा रही है। ठीक है, तो आउटर केसेस का पता होना चाहिए आपको और इनर केसेस का पता होना चाहिए। आउटर केसेस स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगी और इनर केसेस आपकी ट्रांजिशंस को, यानी पहले स्टेट डिक्लेयर करनी है और उस स्टेट के अंदर जो जो ट्रांजिशंस आपने परफॉर्म करनी है उनको आपने लाइन बाय लाइन जो है वो राइट अप करना है। ठीक है, और एंड पे आगे जब आपका जो है आपको मीनिंगफुल टोकन मिल जाता है तो उसको आपने टोकन में ऐड करवा देना है, टोकन इज इक्वल टू टोकन प्लस इंट करेक्टर। ठीक है, उसके बाद आपने रीड करना है आपने न्यू करेक्टर। तो हर दफा आपने करेक्टर को रीड करके आना है और इस लूप में से गुजारना है
कि ये वाली लूप जो है आपकी जब तक पूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक आपको ये टोकन जो है ये नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने बात की थी एल्स एरर की, तो ये एरर क्या मुराद है, इस एरर का मतलब क्या था? इसको हम कहते हैं इनवैलिड ट्रांजिशन, इनवैलिड ट्रांजिशंस। ठीक है, और यही आपके लेक्सिकल एरर है। लेक्सिकल एरर क्या था कि जब आपके पास क्या था कि आपने अभी इनपुट कराया फॉर एग्जांपल सी, अगर सी इनपुट करवा के वो आपको S2 पर नहीं लेकर जाता, सी इनपुट करवा के वो S2 पर नहीं लेकर जाता, तो क्या मतलब है कि वो आपके पास एरर है। ठीक है, वो आपके पास जो आपने स्ट्रिंग ली थी, जो आपने करेक्टर रीड करवाया था, वो करेक्टर जो था वो मीनिंगफुल करेक्टर ही नहीं था। ठीक है, वो करेक्टर उसका फॉर्मेट ही नहीं था, वो टोकन बन ही नहीं सकता था। ठीक है, वो टोकन बन ही नहीं सकता था। तो इस तरह के एरर्स को, जो टोकन नहीं बन सकते, जिनको स्कैन करने के बाद पता चला कि वो टोकन नहीं बन सकते, वो इस तरह के एरर्स को कौन कैच करता है? लेक्सिकल एरर कैच करता है। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस का पोर्शन जो है वो इस तरह के एरर्स को डील करता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि देर आर सम की डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मली डिफाइंड रिकॉग्नाइजर वी क्रिएटेड विद द डीएफए एंड द प्रैक्टिकल कोड वी इंप्लीमेंट। ठीक है, एक टर्म बार बार यूज हो रही है पी के हेड की। पी के हेड मैंने आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं, ठीक है, एक करेक्टर को स्कैन किया, देन नेक्स्ट पे मूव करना है, तो इसको हम कहते हैं पीकिंग अहेड। और ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बहुत सारे स्कैनर जो हैं उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज है प्रोग्रामर की, कि प्रोग्रामर खुद सेट करता है कि उसने एक करेक्टर का जंप करना है, दो का जंप करना है, तीन का जंप करना है या फोर का जंप करना है। जिस तरह देखो आप टैब प्रेस करते हो तो वो क्या करता है, आपको 4 या 5 आपको लाइन जो है करेक्टर स्पेसिस जो है वो आपकी छोड़ के आगे चला जाता है कर्सर आपका। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर ने सेट करना होता है कि ये पीकिंग हेड जो है वो मैंने कितना रखना है। नोट दैट वी पीक्ड हेड इन द एग्जांपल टू सी इफ अ स्पेस वाज कमिंग, हाउ एल्स वुड वी नो टू एक्सेप्ट आवर टोकन येट। ठीक है, कि कितने स्पेसिस को अकोमोडेट कर सकता है आपका टोकन, और मोस्टली जो है वो सिंगल स्पेस के ऊपर ही आपने सेट करना है। ठीक है, मोस्टली आपने सिंगल स्पेस के ऊपर ही इसको सेट करना है। उसके बाद ये आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स लुक लाइक एन आइडेंटिफायर बट आर एक्चुअली रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, जो आइडेंटिफायर होते हैं वो क्या होते हैं, उनको आपने जब आइडेंटिफाई करना है किसी भी कीवर्ड को, एक्चुअल में वो होता तो आइडेंटिफायर है, ठीक है, लेकिन वो रिजर्व कीवर्ड की डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि आपने जो है फॉर एग्जांपल इंट को आपने किया है, क्या कहते हैं, स्कैन किया है, और इंट आइडेंटिफायर है, लेकिन इंट आपकी रिजर्व वर्ड की डिक्शनरी के अंदर भी मौजूद है। तो जो वर्ड्स आपके रिजर्व वर्ड्स की डिक्शनरी में मौजूद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कीवर्ड। तो कीवर्ड को पहचानने का क्या तरीका है कि आप पहले से ही एक डिक्शनरी प्रोवाइड कर देते हो कि ये जो 32 या 50 या 100 कीवर्ड आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद है, अगर ये वर्ड जो मेरा पास इनपुट कराया इनके साथ मैच करता है तो आप कह दोगे कि ये जो है वो कीवर्ड है। You could build in a states to recognize them, but that would be messy. क्या आप इनको भी स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, यानी इनकी भी आप क्या कर सकते हो, डीएफए बनाकर रख सकते हैं, जो क्या करे कि सिर्फ और सिर्फ आपके कीवर्ड को ही आइडेंटिफाई करके लाए। देखो अब आपको आइडिया हुआ होगा कि पहले तो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन सेट करना होता है, फिर आपने सोचना है कि मैंने नंबर को वेरीफाई करना है, मैंने ऑपरेटर को करना है, या मैंने आइडेंटिफायर को करना है, या मैंने कीवर्ड को करना है, या कि जो मेरे पास जो पॉसिबल ग्रामर बन रही है उसको एंटरटेन करने के लिए जो है मैंने जो है एक डीएफए बनाना है। ठीक है, तो जिस चीज का आप डीएफए बनाएंगे ऑब्वियसली उसी चीज की फिर जो है आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक मॉड्यूल के जो है पॉसिबल डीएफए बनाकर उसकी जो है इस तरीके से मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं यूजिंग गो टू और स्विच स्टेटमेंट के। ठीक है, अभी मैंने दूसरा तरीका आपको नहीं बताया, टेबल अप्रोच नहीं बताई मैंने, अभी मैंने सिंपल आपको ये बताया कि डायग्राम जो है डीएफए कैसे बनेगी और डीएफए को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इंस्टेड ट्रीट इट एज एन आइडेंटिफायर एंड बिफोर यू रिटर्न द आइडेंटिफायर चेक इफ इट इज अ कीवर्ड। ठीक है, तो जब भी आप किसी आइडेंटिफायर को रिटर्न करवाओ तो पहले चेक कर लो कि क्या वो आइडेंटिफायर कहीं कीवर्ड तो नहीं है। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल टोकन रूल क्या हो सकता है? सो व्हाई डू वी नीड टू पीक अहेड, कि हमें जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं?
जब भी हम स्कैन कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हम क्यों एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? वाई नॉट जस्ट एक्सेप्ट व्हेन अ पिक अप सी और सी ए सी, हम क्यों नहीं तब स्टॉप कर देते स्कैनिंग करना जब हमें पहला कैरेक्टर मिल जाता है सी, हम आगे क्यों जा रहे हैं, सी ए सी की तरफ क्यों जा रहे हैं, या सी बी सी की तरफ क्यों जा रहे हैं? ठीक है, तो हम उस ग्रामर के बाकी जो पॉसिबल जो है आपके पास ऑप्शंस थे, हम उनको चेक करने की तरफ क्यों जाते हैं? हमने पहले ही क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि हमें एक इनपुट सी मिल गया तो हमने बस कर दिया। ये बात मैंने आपको लेक्चर 4 के अंदर भी बताई थी कि आपकी जो डायग्राम है वो सिर्फ किसी एक इनपुट को डील करने के काबिल ना हो, बल्कि वो जेनेरिक हो, हर तरह की इनपुट जो उस रेगुलर एक्सप्रेशन से बन सकती है उसको डील करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो कि अब हमने बताना है कि आपके पास अगर एक टोकन है आपके पास, और टोकन आपका फ्लोट नंबर है 3.14159, शुड बी वन लिटरल टोकन, नॉट टू। दो पर मुश्तमिल नहीं है, ये एक पर ही मुश्तमिल है। ठीक है, ये ना हो कि जब आपने सो व्हेन वी पिक अप 4, ठीक है, जब आपको पता चला कि 3 मैंने स्कैन कर लिया, 3.1 स्कैन कर लिया, और जब 4 पे पहुंचे, 3.14 स्कैन करने के बाद जब 4 पर पहुंचे, तो आपने कहा कि अब नेक्स्ट जो है मैं ये 159 को स्कैन ही नहीं करता, मुझे तो मीनिंगफुल टोकन मिल गया। तो ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है, वी पीक अहेड एट 1 टू सी इफ वी कैन कीप गोइंग और रिटर्न द टोकन एज इज। इफ वी पीक्ड अहेड आफ्टर 4 एंड सॉ वाइट स्पेस, अगर हमें 4 को स्कैन करने के बाद 3.14 को स्कैन करने के बाद कोई स्पेस मिलती तो हम फिर स्कैनिंग करना कंप्लीट करते। अगर हमें आगे नंबर मिलते जा रहे हैं तो हम तो आगे चलते जाएंगे जब तक कि आप को कोई स्पेस ना मिल जाए। तो ऑब्वियसली ये जो 159 के बाद आपको जो है वो स्पेस मिलेगी। ठीक है, 159 के बाद अब फ्लोट नंबर जो है वो 2 डिजिट पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 4 पर भी, 6 पर भी, 8 पर भी, 10 पर भी। ठीक है, तो जब तक आपने उसको स्कैन करते रहना है तब तक आपको स्पेस ना मिल जाए। वी कुड रिटर्न द टोकन इन इट्स करंट फॉर्म। A requirement of a single peak means we have a look ahead of one character। वन पीक का मतलब क्या है कि आपने एक करेक्टर मूव किया है। वन पीक का क्या मतलब है कि आपने एक करेक्टर को आपने मूव किया है। ठीक है, सम मैसी लैंग्वेजेस नेसेसिटेट आर्बिट्रेरी लार्ज लुक अहेड। कुछ लैंग्वेजेस के अंदर फैसिलिटीज हैं कि वो लार्ज लुक अहेड को डील करती हैं, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एनएलपी के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर टर्म्स यूज होती हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम एंड एन ग्राम तक जाता है। ठीक है, कि आपने कितने करेक्टर के ऊपर आपने कम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, कितने करेक्टर्स के कम्बिनेशन बनाने हैं, क्या आपको एक करेक्टर मैच करवाना है, 2 करवाने हैं, 3 करवाने हैं, 5 करवाने हैं, या एन करेक्टर्स तक आपने जाना है। ठीक है, तो दिस काल बी अवॉइडेड बाय क्रिएटिंग अ लैंग्वेज हुज टोकन्स आर नॉट कॉमनली प्रीफिक्स ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो इस तरह के काम जो है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी लैंग्वेज में हर एक जो कीवर्ड है उसका स्टार्ट जो है वो सेम लेटर से हो रहा है, ठीक है, या आपको ये डाउट है कि ये जो अगर मैंने सी से शुरू कर रहा हूं तो सी तो किसी और वर्ड के शुरू में भी आ सकता है, नदीम है, नईम है, नवीद है। ठीक है, तो इस तरह के देखो एन तो कॉमन आ रहा है सारे लोगों के नामों में, तो इसका मतलब मैंने नदीम को तो डिटेक्ट ही नहीं किया, मैंने तो नवीद को कर लिया। तो इसलिए जब तक कि मैं पूरे नदीम के सारे स्पेलिंग को मैं स्कैन नहीं करूंगा, मैं मीनिंगफुल नेम रिटर्न नहीं करवा सकता। ठीक है, ये ना हो कि मुझे सिर्फ एन मिलता और मैं ओके कर जाता। एन तो नवीद में भी था, नदीम में भी था, और नौरीन में भी था, फलां फलां जिसमें भी आपका वो सेम लेटर आता जा रहा है, तो आपने स्टार्टिंग वाले लेटर को स्कैन करके स्टॉप नहीं कर देना, बल्कि जब तक स्कैन करना है तब तक आपको स्पेस ना मिल जाए। अब दूसरी जो अप्रोच है हमारे पास वो है जी टेबल ड्रिवन अप्रोच। दूसरी अप्रोच जो है हमारे पास वो है जी टेबल ड्रिवन अप्रोच। तो एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू इंप्लीमेंट आवर डीएफए इज टू क्रिएट अ ट्रांजिशन टेबल। जो मैंने बताया कि ट्रांजिशन टेबल बना देते हैं और इसमें हम इंडेक्सेस मेंशन कर देते हैं और स्टेट्स बता देते हैं कौन कौन सी हैं, और उस स्टेट के ऊपर रहते हुए आप कौन कौन सी इनपुट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें अगर आपके माइंड में आ गई कि टेबल में क्या क्या चीजें लेनी है, एक इनपुट देनी है, एक स्टेट बतानी है, ठीक है, एक स्टेट बतानी है और एक इनपुट बतानी है, और आपका जो है वो टेबल ट्रांजिशन टेबल बनता जाएगा। ठीक है, विद इंडेक्स नंबर। तो अब सबसे पहले इसेंशियली द ट्रांजिशन टेबल इज 2 डायमेंशनल रे। तो ये 2 डायमेंशनल भी है, इसकी 3 डायमेंशनल टाइप भी है, वो एडवांस टेक्निक है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ सिर्फ 2 डायमेंशनल अप्रोच को डिस्कस कर रहा हूँ।
जिसमें क्या स्टेट से शुरू किया जाता है, इस स्टेट पर रहते हुए क्या करेगा, ये इनपुट यूज करेगा और इस स्टेट के ऊपर चला जाएगा। क्या, हर एक स्टेट यानी 4 कॉलम होते हैं ना आपके पास, एक इंडेक्स नंबर का कॉलम होता है, एक स्टेट का होता है, एक इनपुट का होता है, ठीक है, और एक आउटपुट वाली स्टेट भी होती है ना, कि इस स्टेट पर रहते हुए ये इनपुट लेगा तो फलां स्टेट के ऊपर चला जाएगा। तो ये सेम टू सेम मैं उसी टेबल की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से देखें ये है, इस डायग्राम को सामने रखते हुए देखें कि S1 स्टेट थी, उसकी पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकती हैं, आपके पास ए बी सी और 3 ही पॉसिबल इनपुट्स है ना इस डायग्राम में, ए बी और सी, ए बी और सी। अगर S1 पर रहते हुए मैं ए इनपुट करा सकता हूँ, नहीं, बी इनपुट करा सकता हूँ, नहीं, S2 इनपुट करा सकता हूँ, ओ सॉरी सी इनपुट करा सकता हूँ, यस, सी इनपुट कराया तो वो मुझे कहाँ ले जाएगा, S2 पर ले जाएगा। और अभी टोकन उसने रिटर्न नहीं करवाया, टोकन रिटर्न करवाने की खसूसियत सिर्फ और सिर्फ S2 के पास है। S2 पे मैं ए इनपुट कराता हूँ तो S1 पे चला जाता हूँ, और बी इनपुट कराता हूँ तो मैं फिर S1 पे चला जाता हूँ। और S2 क्या करता है, वो आपका टोकन भी रिटर्न करता है। S1 टोकन रिटर्न नहीं करती, S1 फाइनल स्टेट नहीं है, S2 फाइनल स्टेट है, तो S2 पर ही टोकन रिटर्न हो सकता है। ऑन एन इनपुट ऑफ C फ्रॉम S1 वी कैन गो टू S2, नो अदर इनपुट इज वैलिड फ्रॉम S1। S1 पे कोई और इनपुट वैलिड है ही नहीं C के अलावा। और S2 पर रहते हुए जो है सिर्फ आप ए और बी इनपुट करा सकते हैं, कोई तीसरी इनपुट आपकी वैलिड हो ही नहीं सकती, ठीक है। और S2 ही आपका जो है टोकन को वैलिड बताता है, टोकन वैलिड है या नहीं है। Typically the state and input column from one table while the state and return column from another, they are usually separate to aid large look ahead functionality. We can merge them here for convenience। ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सारी की सारी इनपुट्स आपकी जो है वो मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल इनपुट्स हो सकती हैं, यानी स्टेट्स के नाम और आपके पॉसिबल इनपुट्स के नाम और उसकी पॉसिबल आउटपुट, और साथ रिटर्न के वो टोकन रिटर्न करवाता है या नहीं करवाता। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल ड्रिवन अप्रोच है, इसको टेबल ड्रिवन स्कैनिंग भी बोलते हैं। हाउ कैन वी यूज अ ट्रांजिशन टेबल टू क्रिएट अ स्कैनर, कैसे टेबल बनाया जा सकता है जी ट्रांजिशन करने के लिए, किसी भी चीज को स्कैन करने के लिए। A driver program uses the current state and input character to index into the table। अब मैं ये टेबल का भी बता दूंगा कि इस टेबल को कैसे आपने इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है जी, मूव किया जाता है टू अ न्यू स्टेट की तरफ, फिर रिटर्न कराया जाता है टोकन और रेज एन एरर। ये 3 मेजर काम आपने करने होते हैं टेबल ड्रिवन अप्रोच के अंदर, कि आपने स्टेट टू स्टेट मूव करना है, आपने टोकन रिटर्न कराना है और आपने एरर रेज करना है। यही काम देखो कि हमने यहाँ पर किए थे, देख लो यहाँ पर भी हमने वही काम किए थे कि हमने एरर बताया था, हमने स्टेट टू स्टेट मूव किया था और हमने ट्रांजिशन की थी यूजिंग ए बी सी इनपुट। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ परफॉर्म किया। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है जो लेक्सिकल एरर्स आते हैं उनको हैंडल कैसे किया जा सकता है। It is the responsibility of the driver program to handle lexical errors when the transition table reveals there is no valid action। जब आपको आपका ट्रांजिशन टेबल या आपकी जो है प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपने ये लूप्स यूज की हुई हैं वो बता दें कि फलां जगह पे एरर आ गया, तो उस एरर को डील कैसे करना है। टिपिकली ड्राइवर विल डू द फॉलोइंग, तो फिर ड्राइवर को ये काम करने चाहिए, थ्रू अवे द करंट इनवैलिड टोकन, उसको रिटर्न करा देना चाहिए। ठीक है, जो टोकन जो है वो आपका नहीं वैलिड, जो टोकन आपका वैलिड नहीं है, जो इनपुट आपकी वैलिड नहीं है, उसको क्या कर दे, बाहर निकाल दे। स्किप फॉरवर्ड अनटिल अ करेक्टर इज फाउंड, और जब तक क्या करे, आपका आगे मूव ना करे जब तक कि आपको उसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन ना मिल जाए। दैट कैन बिगिन अ न्यू टोकन, और न्यू टोकन आपको मिलेगा तो फिर आप न्यू टोकन को वेरीफाई करने की तरफ चले जाओगे। ठीक है, तो जब तक आपको वैलिड टोकन नहीं मिल जाता आप तब तक क्या करोगे, उनको जो इनवैलिड टोकन है उनको स्किप करते जाएंगे और आप नेक्स्ट टोकन को स्कैन करने की तरफ जाएंगे। रीस्टार्ट स्कैनिंग एल्गोरिथम, तो ऐसे आपकी ये जो लूप है आपकी, ये आपकी प्रोसेस चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, जैसे कि मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर यहाँ पर बताया था। ठीक है, टोकन इज इक्वल टू टोकन प्लस इंट करेक्टर, ये लास्ट लाइन आपकी जो है, ये लास्ट लाइन, फिर आप रीड करने चले जाते हैं न्यू टोकन। तो इस तरह से ये आपकी जो लूप है ये आपकी एग्जीक्यूट होती रहती है होती रहती है होती रहती है, जब तक कि आपको आपके टोकन्स मिल नहीं जाते।
ठीक है। दिस डज नॉट मीन एरर्स आर बीइंग इग्नोर्ड, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने उन एरर्स को इग्नोर कर दिया है, उन एरर्स को इग्नोर कर दिया है जो यानी कि इनवैलिड टोकन थे उनको आपने इग्नोर कर दिया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, बल्कि उनकी इंफॉर्मेशन को भी आपने क्या करवाना होता है, अपने पास मेमोरी में स्टोर करवाना होता है, ताकि स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद आप सारे के सारे इनवैलिड टोकन्स को रिटर्न करवा सको और यूजर को रिपोर्ट पेश कर सको कि फलां 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 लाइन के ऊपर जो है ये एरर्स आए हैं। ठीक है। वी आर यूजली ट्राइंग टू कंटिन्यू कंपाइलेशन टू फाइंड मोर एरर्स, हम अपनी कंपाइलेशन को जो है स्टॉप नहीं कर देते, बल्कि क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टोकन पे मूव करते हैं, जब तक कि सारे टोकन आपके जो है वो आपको कंपाइल हो ना जाए। ठीक है, तब तक आप कंपाइलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। तभी तो आपका कंपाइलर जो है वो आपको लास्ट में एरर शो आउट करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो हर लाइन के ऊपर जो एरर मिलता है वो वहीं पर स्टॉप कर जाता है और आगे कंपाइलेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। द ड्राइवर मस्ट आल्सो सेव द इमेजेस स्पेलिंग्स ऑफ द टोकन दैट आर रिटर्न, और जो टोकन रिटर्न करवाता जा रहा है ना आपका प्रोग्राम, उनको आपने स्टोर करते जाना है आपके सिंबल टेबल के अंदर। ठीक है, दिस इज यूजुअली। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि ड्राइवर आपका जो है वो आपका कंपाइलर उन इमेजेस को स्टोर करता है अपने पास, जो टोकन वो रिटर्न करवाता है। दिस इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल एरर मैसेज, ताकि उनको हमारा जो स्टोर करवाने का पर्पज है वो इसीलिए है कि ताकि जब हमारे सारे के सारे एरर्स इकट्ठे हो जाएं तो हम वो सारे के सारे एरर्स यूजर्स को डिस्प्ले करवा सकें। एज वेल एज नेसेसरी फॉर सिमेंटिक एनालिसिस, और उनको स्टोर करवाना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम फर्दर फ्यूचर में उनका सिमेंटिक एनालिसिस कर सकें। फॉर एग्जांपल, वैलिड टोकन तो मिल गया, एक टोकन था आईडी इज इक्वल टू आईडी मिल गया, अब ये टोकन वैलिड था, दिस इज नॉट इनफ टू वेरीफाई दैट द कोड इज सिमेंटिकली वैलिड, लेकिन ये कोड जो है वो सिमेंटिकली करेक्ट नहीं है। लेक्सिकल एरर ने बताया कि ये लेक्सिकल एरर इसके अंदर नहीं मिला। ठीक है, उसने टोकन बना दिए, इनकी इमेजेस को हमने स्टोर कर लिया। नेक्स्ट जब हमने इसका सिमेंटिक एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि ए इज इक्वल टू बी हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते, इसके अंदर तो सिमेंटिकली एरर है। देखो, किसी भी ना तो हमें अभी ए डिक्लेयर किया है ना बी डिक्लेयर किया है, तो हम कैसे बी की वैल्यू ए को साइन कर सकते हैं? एज लॉन्ग एज ए एंड बी आर कंपेटिबल टाइप, ठीक है, वी आर गुड। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि सिमेंटिकली हमने एनालाइज कर लिया कि ये हमारा जो एरर है वो सिमेंटिकल एरर है, लेकिन लेक्सिकल एरर नहीं बनता। अब मैंने आपको लेक्स का इंट्रोडक्शन करवाया था कि लेक्स इज द सिंगल मोस्ट पॉपुलर स्कैनर जनरेटर टूल है, और मैंने आपको कहा था कि ये आपको कोड ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटेड फंक्शन आप अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्स जो है इसकी चार बेसिक आपके पास तीन सॉरी इसके जो बेसिक मॉड्यूल हैं। नंबर वन, इसके अंदर डेफिनेशन सेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास रूल सेक्शन होता है, उसके बाद आपका यूजर सब रूटीन्स होती हैं, यानी जो फंक्शंस बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आप जो है अपने रूल्स को चेंज करते हैं, बाकी सारी की सारी चीजें जो है आपकी सेम रहती हैं। द डेफिनेशन सेक्शन डिफाइन मैक्रोज इंपोर्ट एंड कोड रिटन इन द सी, आपने जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी है वो आप डेफिनेशन सेक्शन में लिख देते हैं। उसके बाद जो रूल सेक्शन है उसके अंदर रूल रेगुलर एक्सप्रेशन मेंशन कर देते हैं। ठीक है, with C statements. When a lexer sees text in the input matching a given pattern, it will execute associated C code. यानी जब ये जो है क्या करता है कि ये आपकी जो इनपुट जो आपने रूल्स यहाँ आपने डिफाइन किए हैं ना रूल सेक्शन में, आपका फंक्शन इन्हीं रूल्स को बार बार वेरीफाई करता है। ठीक है, तो द सी कोड section contains C statements and functions that are copied to the generated source file, typically called by the rules. ठीक है, यानी रूल्स के अंदर आपके बिल्ट इन फंक्शन पड़े होते हैं, उनके साथ आपकी जो इनपुट होती है ये बार बार उनको मैच करके आपको बताता जाता है। आप अपने रूल को चेंज भी कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको बेसिकली तीन पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, डेफिनेशन सेक्शन, आपका रूल सेक्शन, और तीसरा जो है आपका सब रूटीन सेक्शन जिसको आप फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने इसकी एग्जांपल दी है, एक एग्जांपल सॉल्व करवाई है, किस तरीके से इसको आपने इंपोर्ट करवाना है, किस तरीके से आपने इसको क्या करना है, अपने कोड का हिस्सा बनाना है। ठीक है, किस तरीके से हम लेक्स के अंदर जो है अपने ऑपरेटर्स कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, इतनी सी लाइन में मैंने सारे ऑपरेटर्स बता दिए, मेरे पास रूल बन गया। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया कि अगर ये सारे आते हैं, ठीक है, तो अगर इनके साथ कोई इनपुट मैच होती है तो वो कह दे कि ये ऑपरेटर है।
अगर मैं इसके अंदर जो है नंबर भी कर सकता था, मैं इसके अंदर कीवर्ड भी लिख सकता था, मैं इसके अंदर ए टू जी भी लिख सकता था, आइडेंटिफायर के लिए भी लिख सकता था। यानी आपको एक एक लाइन में ही आपका जो है रूल जो है वो डिफाइन हो जाता है, एक रूल में ही, एक लाइन में ही आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कि ये जो प्लस माइनस अब मल्टीप्लाई और ये जो ऑपरेटर हैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज, ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ए प्लस का मतलब आपको पहले भी बताया कि वन टाइम मस्ट आता है। ठीक है, वन और मोर टाइम्स। ठीक है, अगर मैं क्या वो स्टेरिक लगा देता तो मीन्स जीरो और मोर टाइम्स। ठीक है, और ए प्लस बी का मतलब क्या, कैनकैट करवाना दो को, दो स्ट्रिंग्स को। ठीक है, उसके बाद अगर स्लैश आ रही है या ये आ रही है तो इसका मतलब है कि मैं ये करेक्टर को स्केप करना चाहता हूँ। अगर मैं ये ब्रैकेट्स यूज करता हूँ तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान रेंज दे रहा हूँ। और रेंज कैसे दे सकता हूँ, ए टू जी स्मॉल, और आप यू स्मॉल और कैपिटल दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैप का मतलब क्या होता है जी, कैप इज नॉट, इसका मतलब है नॉट यूज्ड एज अ फर्स्ट करेक्टर आफ्टर लेफ्ट ब्रैकेट, यानी इसको आप इग्नोर करो। ठीक है, नॉट ए बी सी, यानी ना उसमें ए हो ना बी हो ना सी हो। तो आप अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए आप अपने लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर आप बड़े आसानी से अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मार्क इसका मतलब है ऑप्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लुक का हेड यूज किया जाएगा ये इनक्लोज रेगुलर एक्सप्रेशन की ब्रैकेट्स को इनक्लोज करने के लिए। ये इसका स्पेशल मीनिंग है। डॉलर साइन का मतलब है एंड ऑफ लाइन, ए बी के बाद में डॉलर साइन लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि